गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ना। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है थर्मोडायनेमिक्स का कि ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है ना। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, ऑल्दो चीज़ें बहुत सारी आएंगी इसके अंदर, तो बिल्कुल बेसिक से टर्म बाय टर्म चलते रहेंगे ना इसके अंदर। तो अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स हमें केमिस्ट्री में बताएगा क्या ना, यानी कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसको डील कर रहा है विद एनर्जी चेंजेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन ना। एनर्जी चेंजेस मतलब कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वर्क हुआ या वर्क नहीं हुआ। ठीक है, और एक किसके बारे में बताएगा कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस है या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसके बारे में जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बताएगा उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स। देखो यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर इसमें बेसिक टर्म्स की बात करें कि क्या क्या इसके अंदर बेसिक जनरल टर्म्स आने वाले, तो जो इसमें सबसे पहला टर्म आएगा वो कौन सा आएगा अपना भी, सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो कहाँ यूज होगा भी, जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं ना, जिस चीज को हम स्टडी करेंगे यानी कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज टू बी स्टडीड इज कॉल्ड एज सिस्टम। यानी कि जो छोटा सा पार्ट जिसको हमें स्टडी करना है कि उसके बीच में क्या चेंजेस हो रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे भी हम, सिस्टम। तो यानी कि ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जिसको अपने को स्टडी करना है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, फिर जो अपनी दूसरी टर्म आएगी वो कौन सी आएगी भाई, सराउंडिंग। ठीक है, तो देखना अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से चलें तो क्या कहता है भाई कि यूनिवर्स में से अगर हम सिस्टम को हटा दें तो उसको क्या बोलेंगे भाई, हम पूरे को सराउंडिंग। पर ध्यान से देखना, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हम पूरे को तो सराउंडिंग नहीं कंसिडर कर सकते, तो हम सराउंडिंग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ऐसा पार्ट मानेंगे यूनिवर्स का जिसका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है ना। यानी कि अगर सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है तो उसका इंटरेक्शन जितने पार्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल सराउंडिंग। पर अगर थियोरेटिकली बात करें तो क्या होगा अभी, यानी कि द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स किसको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं अभी, सराउंडिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिख दी किसकी भी, सराउंडिंग की ना, यानी कि द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो ये कौन सी डेफिनेशन होगी अपनी भी, थियोरेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, पर प्रैक्टिकली जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करने वाले हैं अभी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। यानी कि ऐसा पार्ट सिस्टम का जिसको जो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट, यानी कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे अभी हम, सराउंडिंग ना। और थ्योरेटिकली बात करें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग किसको बताएगा अभी, यूनिवर्स को। ठीक है, अब एक बात करें कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट कौन करता होगा ना, तो जो सेपरेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम भाई, बाउंड्री। जो चीज सेपरेट करती होगी उसको क्या बोलने वाले हैं अभी हम, बाउंड्री। यानी कि बाउंड्री क्या चीज है, इंटरफेस और एनीथिंग। ठीक है, कोई भी इंटरफेस हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता हो उसको क्या बोलेंगे हम भाई, बाउंड्री। चलो देखो इधर लिख दी हमने बाउंड्री की डेफिनेशन ना, यानी कि इंटरफेस और एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। अब ये बाउंड्री कितने तरीके की हो सकती है ना, कह रहा बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब जो चेंज ना हो सकता, और फ्लेक्सिबल मतलब जो सिस्टम के वॉल्यूम को चेंज करता होगा। और रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी, एडियाबेटिक हो सकती है और डायथर्मिक भी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से अभी जब टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे तो बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस कर लेंगे ना। पर एक चीज छोटी सी समझनी जरूरी, एडियाबेटिक और डायथर्मिक का मतलब क्या है ना। अच्छा, एडियाबेटिक ऐसी बाउंड्री जिसके अक्रॉस कोई हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक। यानी जब भी एडियाबेटिक लिखा होगा तो मतलब क्या है अभी, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, और जब डायथर्मिक होगा तो उसमें क्या होगा अभी, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यानी कि यहां पे हम हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ऐसी बाउंड्री जहां पे एडियाबेटिक होगी तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। पर अगर बाउंड्री डायथर्मिक हुई तो सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर क्या पॉसिबल है भी, हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ सिस्टम ना। तो यहाँ सारे मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम मेंशन करती है ना, तो एक एक करके सभी को स्टडी करते हैं ना। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ सिस्टम है वो कौन सा अपना भी, ओपन सिस्टम ना। अच्छा, ओपन सिस्टम होगा कौन सा, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या पॉसिबल हो भी, हीट ट्रांसफर भी पॉसिबल हो और मास ट्रांसफर भी पॉसिबल हो, किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग में। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में मास का भी एक्सचेंज पॉसिबल है और हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, ओपन सिस्टम ना। तो देखना ये जो हमने सिस्टम बनाया है ओपन,
अब ये तो वॉल्स होंगी, तो ये होंगी कैसे भी, रियल बाउंड्री होगी। और कैसा है, रिजिड है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर नहीं सकते ना, किसी को भी इधर उधर नहीं लेके जा सकते। अब ये वॉल्स एडियाबैटिक भी हो सकती है, डायथर्मिक भी हो सकती है। तो अगर एडियाबैटिक हुआ तो इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा। पर डायथर्मिक हुआ तो इसके अक्रॉस क्या पॉसिबल है अभी, हीट ट्रांसफर। यहाँ देखना, ये तो इमेजनरी है, सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेट तो हो रहे हैं, पर यहाँ एक्चुअल में कोई रियल बाउंड्री नहीं है। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इमेजनरी। तो यहाँ से मास का भी ट्रांसफर हो सकता है और यहाँ से हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है, पर इस जगह से क्योंकि ये रियल बाउंड्री है तो यहाँ मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर जो दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम आएगा वो अपना कौन सा आएगा अभी, क्लोज्ड सिस्टम ना। ठीक है, क्लोज सिस्टम में कौन सा होगा, जहां पे कोई मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ क्या हो सकता है अभी, हीट या फिर एनर्जी एक्सचेंज ना। अब देखना, एनर्जी अपने पास जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे दो फॉर्म आएंगे ना एनर्जी के, एक होगा हीट और एक क्या होगा अपना वर्क। बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो भी एनर्जी आएगा उसको क्या बोलेंगे अभी हम, हीट। और इसके अलावा जो सब कुछ बच गया वो क्या अभी अपना वर्क है। तो इसके अंदर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क आएगा वो कौन सा आएगा, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन। अगर गैस एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है तो वहां पे क्या पॉसिबल हो रहा है अभी, वर्क। तो इसमें हमने 3 एग्जांपल्स बनाए, किसके, क्लोज सिस्टम के ना। जो पहला है उसके अंदर क्या है अभी, सारी वॉल्स कैसी हैं अभी, रियल है और कैसी हैं, रिजिड है। और लिया कैसे इसको, डायथर्मिक। अगर डायथर्मिक लोगे तो सिर्फ क्या हो सकता है अभी, हीट का एक्सचेंज, मतलब ओनली क्यू इज इन्वॉल्व ना। क्यू मतलब क्या अभी, हीट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। पिस्टन तो क्या हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो गैस एक्सपैंड हो रही होगी, नीचे आएगा तो गैस कंप्रेस हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियल भी और गैसी अभी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब ये रिजिड नहीं है, पर ये वाली वॉल कैसी है, रिजिड है। अगर मैंने इसको एडियाबैटिक ले लिया तो यहाँ से और यहाँ से कोई हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब सिर्फ क्या हो सकता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, मतलब ओनली वर्क डन इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है अभी अपना वर्क। फिर एक टाइप ऑफ सिस्टम बनाए, यहाँ एडियाबैटिक की जगह यहाँ मैंने डायथर्मिक कर दिया, तो मतलब अब एक्सपेंशन कंप्रेशन यानी कि वर्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। और डायथर्मिक है तो मतलब हीट भी एक्सचेंज हो सकती है, तो बोथ Q एंड W आर इन्वॉल्व। ठीक है, फिर तीसरे टाइप का सिस्टम आया अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो सकता है और ना ही कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग में। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कंटेनर लिया मैंने, इसकी जो वॉल्स है वो है कैसी, रियल। रिजिड होगी तो मतलब वर्क वाली कहानी तो पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक तो मतलब यहाँ पे हीट भी नहीं हो सकता, तो मतलब ना तो कोई मास का एक्सचेंज होगा और ना ही कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा मैंने मेंशन कर दिया कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता क्या है ना, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। तो देखना, अगर बात करें ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में मेजर डिफरेंस क्या है, IN, इट स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट। क्या रखना है इसको, IN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट को ना। तो यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही उनको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करने वाली उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव। तो मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी, द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंड नहीं करेंगी वो इंटेंसिव, जो डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव। अब कैसे किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें कि वो एक्सटेंसिव है या फिर वो इंटेंसिव है, तो करना क्या है, अपने पास एक सिस्टम था। ठीक है, हमने क्या किया, उसको 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव, और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी वो क्या होगी अपनी, इंटेंसिव। तो मान लो एक सिस्टम था, इसका मास m था, वॉल्यूम v था और इसका टेम्परेचर क्या था अभी, T। मैंने इसको 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा। तो एक पार्ट कोई भी उठा लो, चाहे इस पार्ट को उठाते, इसका मास तो कितना हो गया होगा, m/4, वॉल्यूम क्या हो गया होगा, v/4, पर इसका टेम्परेचर तो क्या रहा होगा अभी, T। तो यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। और जो अपनी मास और वॉल्यूम है वो कैसी प्रॉपर्टी होगी अपनी, एक्सटेंसिव। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होगी वो इंटेंसिव, और जो चेंज हो जाएगी वो क्या होगी, एक्सटेंसिव। फिर दूसरी इसने बात करी, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, कि दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो उनका जो रेशो होगा वो एक क्या देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा, पर कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट बोथ आर चेंजिंग, कि जिनके रेशो की बात कर रहे हैं वो दोनों चेंज हो रहे होंगे तो उनका रेशो क्या बनेगा अभी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने का अभी डेंसिटी, तो ये उठा लिया अपन ने, फिर से इधर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैंने डेंसिटी निकाली तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो m डिवाइडेड बाय v। फिर मैंने एक छोटा पार्ट उठाया, इसकी डेंसिटी निकालूंगा तो इसका मास डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, तो इसका मास कितना m/4, इसका वॉल्यूम कितना v/4, फिर से क्या आ गया m/v। तो यहाँ भी m/v, यहाँ पे भी m/v, तो यानी कि डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी अपने भी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तब हमने क्या किया, बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हमने पार्टीशन करके इधर इंटेंसिव लिख दी और इधर क्या लिखी, एक्सटेंसिव। ठीक है, जैसे बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसा है अपना अभी, इंटेंसिव, अभी देखा। डेंसिटी भी कैसा आया, इंटेंसिव। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जो म्यू की बात करते हैं वो तो सरफेस पे डिपेंड करता है, कितना सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या है अभी अपना एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो अगर मान लो ग्लास की स्लैब है अपने पास, चाहे वो इतनी बड़ी हो चाहे इतनी सी हो, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहने वाला है अभी, सेम। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। जो अपना रो है वो क्या चीज़ है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको क्या बोलें, रेजिस्टिविटी ना, तो वो तो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, तो वो भी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। मोलैरिटी, देखना मोलैरिटी भी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब सोचना, अगर भी बहुत बड़ा सिंपल था उसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया तो उसमें मोल्स भी कम आए होंगे और वॉल्यूम भी क्या आया होगा, कम, तो जिस रेशो में नंबर ऑफ मोल्स उसी रेशो में वॉल्यूम, तो जो चेंज आया वो फिर से क्या आ गया अभी, सेम ही बना, मतलब वो तो वापस से क्या आ गया, n डिवाइडेड बाय v, तो वो फिर से मोलैरिटी कैसी होगी अपनी भी, इंटेंसिव। मोलैरिटी भी एक्सटेंसिव। EMF आएगा ये अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के अंदर ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो EMF होगा वो कैसा रहने वाला है अभी, इंटेंसिव। विस्कोसिटी भी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, तो वो भी कैसा है अभी अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करें एक्सटेंसिव, मास, वॉल्यूम, अब ये सारी टर्म्स पर मोल डिफाइंड होती है ना, तो यानी कि ये अमाउंट पे डिपेंड करने वाली हैं। तो जैसे एंथैल्पी, जितने भी कैपिटल लेटर्स वाले टर्म होंगे ना वो सारे कैसे मिलेंगे अपने को, एक्सटेंसिव ना। एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S। गिब्स फ्री एनर्जी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। अच्छा देखना, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं इसके अंदर। मान लो ये कंडक्टिंग वायर है अपनी, इसका रेजिस्टेंस कितना था, R, मैंने इसको आधा काट दिया, तो इसकी लेंथ तो होगी L/2, पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या रहा, सेम, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। रो क्या रहेगा, दोनों पार्ट का सेम, पर लेंथ तो क्या होगी, L/2 और एरिया क्या रहा, सेम, तो रेजिस्टेंस तो R/2 और R/2 हो गया होगा। तो मतलब जो रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टी है वो कैसी है अभी अपनी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है।